टॉपिक में स्पेशली मूल आर्थिक जो है सिद्धांत को देखेंगे। इसके जो है आप पार्ट को मैंने बना दिया था 1 से लेके 30 नंबर जो है वो प्रश्न कंप्लीट करा दिए थे। आज जो है वो 31 नंबर से हम देखेंगे। 31 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस जो है वर्ग ने जो है वो बाजार अर्थव्यवस्था को प्रबल समर्थन किया था। तो एडम स्मिथ ने, आपका रिकॉर्डे और जेके आपके जो है वो गालब्रेथ ने किया था। तो स्पेशली यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप डिटेल के रूप में यहाँ देख सकते हैं कि अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, रिकॉर्डो और जेके जो है वो गालब्रेथ ने सरकार के हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल जो है समर्थन किया था। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रियाओं की पुनर्संरचना क्यों करती हैं। तो पहला कथन है कि उपभोक्ताओं की मांग और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। तो आपका पहला कथन सही है। दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि कम लागत पर जो है वो उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। सेकंड भी ऑप्शन राइट है। अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। तो सारे कथन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल से कि आपका जो है वो कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की संरचना निम्न जो है वो कारणों से करती है। उपभोक्ताओं की जो है वो मांग और अपेक्षाएं आपका निरंतर बढ़ रही है। दूसरे पॉइंट में है कम लागत पे जो है वो उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का जो है वो लाभ उठाया जा रहा है। आगे देख सकते हैं अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। उसके अलावा उपभोक्ताओं को सस्ती और टिकाऊ वस्तुओं को उपलब्ध कराना। तो सारे कथन सही हो गए हैं, तो ऑप्शन डी आपने देख लिया। यहाँ पे देखेंगे सकल जो है राज्यकाश निम्नलिखित में से कौन सा आपका है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताने हैं। तो यहाँ पे स्पेशली आपका बी सही हो जाएगा। विक्रय में से जो है बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद आपका जो है वो प्राप्त लाभ हो जाएगा। तो स्पेशली बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि शकल जो है लाभ और बिक्री से प्राप्त आय माइनस जो है बेचे गए आपका माल की लागत हो जाएगी। स्पेशली जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है रेवेन्यू माइनस करते हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब रेवेन्यू में से माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमको मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्नों में बताया जा रहा है कि लाभ मात्रा जो है अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा आपका किया जा सकता है। तो सबसे पहले बिक्री कीमत में वृद्धि, पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं कि बिक्री जो है मिश्रण को बदलना, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। परिवर्तनशील जो है लागत को कम करना, तो सारे जो है वो लाभ मात्रा अनुपात में सुधार के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाभ जो है वो मात्रा अनुपात यानी जो है वो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो जिसको कहते हैं, यह बिक्री की मात्रा में परिवर्तन के कारण लाभ में परिवर्तन की दर को मापता है। यह लाभप्रदता की जो है वो गणना के लिए महत्वपूर्ण जो अनुपातों में से एक है, क्योंकि यह जो है बिक्री के संबंध में अर्जित योगदान को इंगित करता है। लाभ मात्रा में सुधार के लिए परिवर्तनशील आपका अनुपात में कमी करना, बिक्री जो है वो कीमतों को बढ़ा करके उत्पादों को बेचना तथा साथ ही साथ बिक्री जो है मिश्रणों को अपने लाभानुसार परिवर्तित करना, इसके जो है वो अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आगे देख सकते हैं इसे जो है निम्नलिखित सूत्र से दर्शाया जा सकता है। पीवी अनुपात को अगर देखें तो योगदान यानी कंट्रीब्यूशन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बिक्री यानी सेल मिल जाएगा। योगदान क्या होता है, तो बिक्री कीमत एवं जो है परिवर्तनशील लागत के बीच का अंतर जो है योगदान हो जाएगा। आगे देख सकते हैं सार्वजनिक आपका वस्तुओं की कीमतें निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था। तो जे जो है वो बर्गिन ने किया था। जे टिन बर्गिन हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
देख सकते हैं छाया कीमतों की अवधारणा का जो है वो प्रतिपादन सर्वप्रथम जेटिन बर्गिन ने किया था। आगे ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से गुण सही है। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से जो है वो सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का या के आधार पे बनता है या बनते हैं। तो स्पेशली निरपेक्ष लागत अंतर बिल्कुल सही है। तुलनात्मक जो है लागत अंतर तो ये भी सही हो जाएंगे और अवसर लागत जो है वो भी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो सारे कथन सही है, तो डी जो है वो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि निरपेक्ष जो है लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर और अवसर लागत के सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार बनते हैं। विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की कुल हिस्सेदारी 2.5% है। आगे देख सकते हैं आवश्यक न्यूनतम आपका प्रयास सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा डिजाइन किया गया है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका क्या सही हो जाएगा कि ए जो है वो सही हो जाएगा। एच जो है वो लिबेनस्टीन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आवश्यक जो है न्यूनतम प्रयास जिसको जो है वो सिद्धांत कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जिसको क्रिटिकल मिनिमम आपका एफर्ट थ्योरी कहते हैं। तो ये हार्वर्ड जो है लाइबस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया। हार्वर्ड जो है लाइबस्टीन ने अर्ध आपका विकसित देशों की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि इन देशों में पाए जाने वाला निर्धनता का विषम दुष्चक्र जो है वो निम्न आय स्तर हेतु उत्तरदायी है। निर्धनता जो है वो स्पेशली विषम दुष्चक्र के निवारण हेतु आवश्यक है कि यहाँ वहाँ एक जो है वो आवश्यक न्यूनतम प्रयास किया जाए जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय एक ऐसे स्तर पर बढ़े जिससे आत्मनिर्भर विकास को बनाए रखना संभव हो सके। आगे देख सकते हैं देश की वृद्धि में आपका निम्न में से कौन सा जो है वो अनार्थिक तत्व है। तो स्पेशली सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार जो है वो अनार्थिक है। प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, पावर रिसोर्सेज शक्ति संसाधन हो सकते हैं, कैपिटल रिसोर्सेज यानी पूंजी संसाधन भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल सेक्शन में सामाजिक व्यवहार एक अनार्थिक जो है वो तत्व है, क्योंकि इसकी जो है वो या इसका संबंध जो है मनुष्य के आचार व्यवहार क्रियाकलापों और जो है वो आपसी संबंधों आदि से होता है। प्राकृतिक संसाधन देख सकते हैं कि शक्ति जो है संसाधन तथा जो है वो पूंजी संसाधन आर्थिक जो है तत्वों के अंतर्गत है। इसकी इनसे जो है वो उत्पादक क्रिया होती हैं। आर्थिक विकास के अनार्थिक जो है वो आपका कारण निम्नवत है। राजनीतिक स्वतंत्रता हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, आपका तकनीकी ज्ञान हो सकता है, सामान्य शिक्षा हो सकती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति हो सकती है, विकास के लिए आकांक्षा हो सकती है। आगे देख सकते हैं यह जो है धारणा की आर्थिक आपका वृद्धि सभी जो है क्षेत्रों में नीचे तक आपका पहुंचेगी को जाना जाता है। तो ये जो ट्रिकल डाउन आपका जो है वो इसके रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं कि टपकन सिद्धांत यानी ट्रिकल जो है वो डाउन किसी जो है वो देश में राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले जो है वो पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचने का सिद्धांत है। इस सिद्धांत की मान्यता के लिए जो है वो मान्यता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ समाज में आय एवं धन के वितरण की असमानताओं में जो है वो कमी आती है। मंदी के दौरान जो है वो सरकारी खर्चे में कमी आती है। ब्याज दर और कर्ज जो है वो कटौती के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन कार्रवाई को जो है पंप आपका जो है वो प्राइमिंग आपका कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न दिए गए विचार करना है कथनों में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है क्रय शक्ति आपका जो है वो क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको पीपीपी बोलते हैं। विनिमय जो है वो दरों की गणना विभिन्न जो है वो देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना कर जो है वो की जाती है। तो पहला आपका सही है।
दूसरा ऑप्शन है कि डॉलर के जो है संदर्भ में विश्व जो है वो भारत विश्व की छठी सबसे जो है बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये सही नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन सिर्फ सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे कि क्रय शक्ति क्षमता से आज से दो आपका देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में जो है वो अंतर एवं समता से है। ये विभिन्न जो है मुद्राओं का सापेक्षिक जो है वो मूल्य होता है। इसके अंतर्गत जो है वो विनिमय दरों की गणना विभिन्न जो है देशों में एक जो है वो समान वस्तुओं और जो है वो सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। आपका पीपीपी जो है वो डॉलर के संदर्भ में भारत जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस संदर्भ में जो है वो चीन और आपका जो है वो चाइना और आप जो है वो अमेरिका प्रथम और द्वितीय स्थान पे है, भारत थर्ड पे है। जबकि आईएमएफ द्वारा जो है जारी 2019 के आंकड़ों के आधार पे जीडीपी के जो है वो संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें स्थान पे है। तो याद रखिएगा कि जो है वो ट्रिपल पी के मामले में थर्ड पे है और जीडीपी के मामले में भारत हमारा 5th स्थान पे हो जाएगा। भारत से जो है वो बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाओं को देख सकते हैं, तो यूएसए है, चीन है, जापान और जर्मनी है। अभी इंडिया जो है जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है, तो ये 4th पोजीशन पे हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका दूसरा गलत है। वर्तमान में जो है वो भारत विश्व की जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था हो चुका है। एक बार आप अपडेट हो लीजिएगा डियर, ठीक है? आपको भी कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है, तो तेजी जो है वो संबंधित है वृद्ध स्तर पे बढ़ती हुई आय, उत्पादन एवं रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यावसायिक की जो है वो आपका कलाप, तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सुस्ती को आप देख सकते हैं, सुस्ती में जो है वो बताया जा रहा है कि धीमी धीमी गति के जो है वो व्यावसायिक आपका कार्यकलाप के साथ आय, उत्पादन और रोजगार में आपका क्रमशः गिरावट, तो ये जो है वो सेकंड हो जाएगा। मंदी के अनुसार आप देख सकते हैं मंदी में क्या है कि अल्प बेरोजगार यानी अल्प रोजगार और बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय और जो है वो उत्पादन और रोजगार में तीव्र गिरावट हो जाएगा। तो ए का जो है वो ए हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा। सुधार में देख सकते हैं, तो सुधार में यहाँ पे दिया जा रहा है कि मूल्य, उसके अलावा आय, उत्पादन और रोजगार के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि। तो यहाँ पे ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि बृहद स्तर पर बढ़ती हुई आय एवं उत्पादन एवं रोजगार के साथ जो उच्च स्तरीय व्यवसायिक के कार्यकलाप तेजी अर्थव्यवस्था में तेजी का प्राय है। और इसी तरह जो है वो धीमी गति के व्यवसायिक कार्यकलाप के साथ साथ आय, उत्पादन और रोजगार में आपका क्रमशः गिरावट सुस्ती का जो है वो स्पेशली इंडिकेशन होता है। और अर्थव्यवस्था में मंदी का अर्थ होता है अल्प रोजगार और बेरोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय एवं उत्पादन और रोजगार में जो है वो तीव्र गिरावट है। उसके अलावा मूल आय और उत्पादन एवं जो है वो रोजगार के सामान्य स्तर पर जो है वो लगातार वृद्धि अर्थव्यवस्था में सुधार के मानदंड है। यानी जब आपका जो है वो गिरावट होगी और उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी तो सुधार मापदंड होते हैं। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एडम स्मिथ द्वारा निम्नलिखित में से जो है वो किसे अदृश्य शक्ति आपका जो है वो इनविजिबल हैंड के जो है वो रूप में मान्यता दी गई है। तो बाजार या जो है वो कीमत तंत्र हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि एडम स्मिथ को जो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ द्वारा जो है वो बाजार यानी जो है वो कीमत तंत्र को सदृश अदृश्य जो है शक्ति के रूप में, जिसको हम देख नहीं सकते, मान्यता दी गई है। इनके जो है वो अनुसार प्रत्येक जो है व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है और ऐसा करते हुए वह जो भी आपका करता है स्वतः ही समाज के या सभी के हितों में होता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य जो है वो बल यहाँ काम करता है, जो इस आपका व्यक्तियों की लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। इस अदृश्य जो है शक्ति को एडम स्मिथ ने आपका अदृश्य हाथ है आपका नाम दिया है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सरल जो है वो केजीएन सिद्धांत यानी जो है वो किन्स का सिद्धांत बोलते हैं के अनुसार आय के विरुद्ध जो है वो समग्र
उपभोग वक्र की जो है वो प्रवणता आपका होता ही है, तो ये स्पेशली आपका होती है, तो पॉजिटिव होती है, तो धनात्मक आप देख सकते हैं ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है किन्स का जो है वो सिद्धांत यानी मंदी अथवा अवसाद की जो है वो स्थिति में रोजगार से संबंधित है। किन्स के अनुसार मंदी या अवसाद की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र जो है व्यय की कमी के कारण होती है। इस जो है वो प्रकार समग्र व्यय की जो है वृद्धि द्वारा बेरोजगारी में कमी लाई जा सकती है। किन्स के सिद्धांत के अनुसार आय के जो है वो विरुद्ध समग्र उपभोग आपका वक्र की प्रवणता धनात्मक होती है। यहाँ देख सकते हैं मितव्ययिता जो है विरोधाभास यानी जो है वो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा जो है किसने दी थी, तो ये जो है वो जॉन मेनार्ड किन्स हो जाएंगे, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मितव्ययिता के विरोधाभास का सिद्धांत जो है वो जॉन आपका मेनार्ड किन्स द्वारा दिया गया था। यह जो सिद्धांत आपका व्यक्त करता है कि व्यक्ति आर्थिक मंदी के दौरान अधिक बचत करने की कोशिश करते हैं, जिससे स्वायत्त आपका बचतों में वृद्धि होने से कुल मांग में कमी आती है। परिणाम स्वरूप आपका सकल उत्पादन में कमी आती है, जो कुल बचतों को आपका कम कर देती है। इस प्रकार आर्थिक मंदी के दौरान अधिक जो है वो बचत की प्रवृत्ति आर्थिक विकास में गिरावट का कारण बनती है। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दावली उत्पादन के किसी भी जो चरण में अपेक्षित जो है वो आगतों को औजार, मशीन, भवन और कच्चा माल और हस्तगत मुद्रा के जो आधार पर आपका जो है वो स्पेशली ये जो है वो घोषित करती है, तो ये स्पेशली आपका स्थायी पूंजी हो जाएगा, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देखेंगे, बताया जा रहा है किसी जो है वस्तु के उत्पादन में साधनों के जो है वो रूप में प्रयुक्त औजार, मशीन, भवन और कच्चा माल आदि के अस्थायी आपका निवेश में प्रयोग की गई आपका पूंजी अस्थायी जो है वो पूंजी कहलाती है। यह दीर्घकालीन जो है वो परिसंपत्तियों में विनियोजित होती हैं, जबकि कार्यशील जो है पूंजी वही होती है जिसको आपका दैनिक उत्पादन क्रियाओं को आपका सुगम रूप से संचालित करने हेतु आपका उपयोग किया जाता है। आगे देख सकते हैं भौतिक पूंजी अथवा जो है वो वस्तुगत पूंजी वह आपका पूंजी होती है जिसमें मानव निर्मित जो वस्तुएं या उत्पाद जो है वो आपका शामिल होते हैं, जो निर्माण प्रक्रियाओं को जो है वो संपन्न बनाते हैं, जैसे आपका वेल्डिंग, आपका जो है वो उपकरण, कंप्यूटर और प्रिंटर आदि हो जाएंगे। मानव पूंजी वह आपका पूंजी होती है जिसमें आपका श्रम और अन्य जो है वो संसाधन जैसे शिक्षा, अनुभव, कौशल आदि शामिल होते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करते हैं। आय का वितरण जो है वो मापा जाता है, तो आपका लॉरेंज जो वक्र में मापा जाता है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लॉरेंज आपका वक्र को वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा जो है वो विकसित किया गया। लॉरेंज वक्र द्वारा जो है वो किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को मापा जाता है। इसे जो है हम आपका पूर्ण समता आपका रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहते हैं, जिसमें एक जो है वो अक्ष पर कुल जो है आय का संचयी प्रतिशत तथा दूसरे अक्ष पर जो है वो आय आपका स्पेशली प्राप्तकर्ताओं का संचयी प्रतिशत आपका लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो आपका सीधे लाइन में देख सकते हैं कि आय जो है वो प्राप्तकर्ताओं का संचयी आपका प्रतिशत है। कुल आय का जो है वो संचयी प्रतिशत जो है वो ए से बी को डिनोट करता है, और बी से जो है वो डी को आपका निरपेक्ष समता जो है वो डिनोट करता है। यहाँ देख सकते हैं लॉरेंज वक्र आपका जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, यानी जो है वो स्पेशली जो है वो निरपेक्ष जो है वो समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी, यानी जो है वो यानी जितनी पास होती है वो आपका क्या होता है कि विषमता कम होगी। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है लॉरेंज वक्र द्वारा आपका मापा जाता है, तो आय की विषमता को मापा जाता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आय की आपका वितरण में व्याप्त जो है वो विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला आपका जो है वक्र लॉरेंज वक्र कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है वो अंतर्गत किसी भी आपका देश में व्यक्तिगत आय के प्रतिशत वितरण को संचयी रूप में जो है वो शीर्ष स्तर पर रखते हुए परिवारों के जो है प्रतिशत को संचयी जो है रूप में जो है वो 36 जो है वो स्तर पर रख करके ज्ञात किया जाता है। तो
इस सेक्शन में हम लोग मिलान करना है डियर, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो लॉरेंज आपका वक्र हो जाएगा, तो आय एवं जो है संपदा के वितरण में असमानता है, थर्ड सही हो जाएगा। उसके अलावा फिलिपी वक्र जो है वो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और रोजगार से संबंधित है, वन हो जाएगा। और एंजल जो है वो वक्र स्पेशली देख सकते हैं, तो ये जो है वो आय और खाद्य पर व्यय का जो है वो अनुपात होता है, फोर सही हो जाएगा। 314 हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली यहाँ पे देखेंगे जो है वो लाफर जो है वक्र क्या हो जाएगा, तो स्पेशली आपका बी सही हो जाएगा। कर दरें एवं जो है कर राजस्व हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो 1 हो जाएगा, 4 2 आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए पूरा जो है वो डिटेल से यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो सी सही ऑप्शन हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा जो है विजिबल नहीं हो पाता तो मैंने जो है वो थोड़ा दूर कर दिया था, तो आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है ना। मिलान कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा फिर मिलान कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं लॉरेंज जो है वक्र, इसके ग्राफ के माध्यम से आय जो है वितरण को संदर्भित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा आय वितरण की असमानता का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकसित किया गया था। फिलिप वक्र जो है इसमें आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य एक जो है स्थिर और उल्टा संबंध होता है, इसके बारे में बताया गया है। आगे देख सकते हैं एंजल वक्र के रूप में देख सकते हैं किसी वस्तु या जो है वो सेवा पर घरेलू व्यय और आपका आय के मध्य आपका संबंध का जो है वो स्पेशली आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लाफर जो है वक्र आपका स्पेशली इसके द्वारा जो है कर दरों और आपका जो है वो कुल जो है वो कर राजस्व के मध्य संबंध दर्शाया जाता है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है किसी जो है वो अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से जो है वो किसकी निम्नलिखित में से किए गए एक माप से गिनी गुणांक और गिनी अनुपात को संबंधित किया जा सकता है, तो देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं डियर। तो यहाँ पे जो आय असमानता हो जाएगा यानी विषमता को देख सकते हैं, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गिनी गुणांक जो है वो कभी कभी आप जो है वो गिनी अनुपात या सामान्यकृत गिनी सूचकांक के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। गिनी गुणांक को एक जो है वो गिनी गुणांक एक सांख्यिकी फैलाव का माप है जिसका आपका उद्देश्य किसी राष्ट्र के निवासियों के आय वितरण का प्रतिनिधित्व करना है, और यह जो है वो सर्वाधिक प्रयोग होने वाला आय के वितरण की असमानता की माप है। गिनी गुणांक को जो है वर्ष 1912 में आपका इटालियन सांख्यिकी आपका विद जो है वो कैरेडो गिनी ने विकसित किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका उपागम जो है वो प्रोफेसर अमृत सेन से है, तो कल्याण उपागम है, स्पेशली वेलफेयर अप्रोच जो है वो रिलेटेड टू अमृत सेन जी है। ये जो है वो थिंकर या अर्थशास्त्री कहे जाते हैं, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रोफेसर अमृत सेन का जो है वो संबंध कल्याण जो उपागम से है, और अमृत्य सेन ने अपने जो है वो अर्थशास्त्री विवेचना के दौरान अपनी समाज के निम्नतर व्यक्ति की जो है वो आर्थिक और सामाजिक जो है वो ज़रूरतों को समझने और गरीबों के कल्याण की यानी गरीबी के कारणों की समीक्षा करने पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने समाज में आपका आय वितरण की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्धनता जो है वो सूचकांक विकसित और अन्य जो है वो कल्याण संकेतकों को परिभाषित किया। अमर्त्य सेन के अनुसार कल्याण की जैव स्थिति तक पहुंचने के लिए समता महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्व हमेशा उन जैव गतिविधियों का होता है जिनके लिए समता की आवश्यकता पड़ती है। लोकतंत्र अपने नागरिकों के विकास के लिए सबको जो है वो समान अवसर उपलब्ध कराने का पक्षधर होता है, लेकिन अवसर ही आपका न हो तो जो है वो पुनः आपका समान आय का महत्व इसके जो है वो अनुसार उनके द्वारा आपका सृजित अवसरों के कारण होता है। आगे देख सकते हैं अमृत सेन ने इन अवसरों को क्षमताओं भी कहा है यानी क्षमताएं भी कहा है। इन अवसरों या जो है वो क्षमताओं की आवश्यकता आपका देश व्यक्ति के स्वास्थ्य और शिक्षा, सामाजिक समानता तथा जो है वो संसाधनों की जो है वो विस्तारण की स्थिति पर भी निर्भर करती है। अमर्त्य सेन को जो है वो 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
किया गया था। तो वो उनको जो है वो नोबेल विजेता भी है, 98 में दिया गया था। बहुत बार पूछे भी जाते हैं डियर। इस टॉपिक में राष्ट्रीय आय यानी जो है नेशनल इनकम के जो है वो टॉपिक को भी मैं करा देती हूँ, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करी थी आपको। देख सकते हैं यहाँ पे भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का जो अनुमान निम्नलिखित में से आपका सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। सी सही हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम जो है वो दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। यहाँ पे देख सकते हैं दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, स्पेशली ये साल भी पूछे जाते हैं 1901 में, इस जो संबंध में बताया। उस समय जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगभग जो है 340 करोड़ आपका जो रुपये लगाया गया था, जबकि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपया मासिक थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान एनएसओ यानी राष्ट्रीय जो है सांख्यिकी आपका कार्यालय द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपये थी। यह जो है वो सर्वप्रथम आपका अभी निश्चय किया था तो दादाभाई नौरोजी जी थे। तो याद रखिएगा, सब 1867-68 की बात की जा रही है, तो ड्यूरिंग ब्रिटिशर के टाइम की बात की जा रही है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न में बताया जा रहा है कि इस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे जो है वो पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो ये VKRV राव जी थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, तो बी सही हो जाएगा। आप इस टॉपिक को जो है बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि विभिन्न एग्जामों में मैंने देखा है कि इससे बहुत सारे प्रश्न आए भी हैं। अगर इकोनॉमिक्स को देखते हैं तब स्पेशली इकोनॉमिक्स में जो है वो स्पेशली बजट से रिलेटेड तो आता ही है, स्टैटिक्स पोर्शन ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट जो है जो भी आप एक आगामी एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर आप 2025 में देने जाएंगे तो आप 2024 और 25 का जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे। उसके अलावा 2025-26 के जो है वो आप बजट को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बजट 25 वाला और आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो कि क्या क्या चीज़ें जो है भारत को अचीव हुई है, और या ये तो इम्पोर्टेंट है। और स्टैटिक्स पोर्शन में ये सब आप स्टैटिक्स चीज़ों को देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स से। तो ये चीज़ें कभी बदलती नहीं है जो इस वीडियो में आप अभी देख रहे हैं, ये हमेशा अन्य एग्जामों में भी आपका जहाँ भी इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय के जो है वो अनुमान का प्रथम जो प्रयास दादाभाई नौरोजी ने 1868 में किया, जबकि प्रथम वैज्ञानिक जो अनुमान आपका VKRV राव ने किया था। डॉक्टर VKRV राव ने आपका 1925 से 1929 तक की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति आय 76 जो वो रुपये वार्षिक बताई थी, यानी साल में 76 रुपये। किसी आपका देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जितना आपका उत्पादन होता है, उस मूल्य के योग को ही मोटे तौर पे जो है वो आपका राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वर्ष में चाहे वस्तु हो या सेवा हो, विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार जो है वो आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित अलग जो है वो अलग धारणाएं हैं, यानी जो है वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे BPSC में पूछा गया था आपका जो है वो हिंदू वृद्धि दर आपका किससे संबंधित है, तो GDP से संबंधित है, तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदू आपका वृद्धि दर जो है वो GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद से जो है वो संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से 1980 तक निम्न जो है वृद्धि दर यानी 3.5% के आसपास रही थी। के संबंध में इस जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1970 के दशक में प्रोफेसर राजकृष्णा ने किया और कहा कि हिंदुओं का जो है वो भागवाद में विश्वास और किसी भी चीज़ से संतोष करने की प्रवृत्ति अर्थात हिंदू परंपरा के विकास के अनुकूल नहीं है और भारत की अर्थव्यवस्था की जो है वो धीमी गति के लिए जिम्मेदार थी। आगे देख सकते हैं हिंदू जो है वो समृद्धि आपका दर का संबंध किस जो है वो समृद्धि से है, तो ये GDP से है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय आपका प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO का जो है वो गठन किस वर्ष हुआ है, तो 1950 में हुआ है। इसको जो है वो नेशनल सैंपल जो है वो सर्वे ऑफिस बोलते हैं, तो कभी कभी ये शॉर्ट में भी रहता है, NSSO हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आपका संगठन जिसको NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी जो है वो मंत्रालय के अधीन एक जो संगठन है, जिसे अब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के नाम से जाना जाता है।
इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और यह जो है भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। वर्तमान में आपका एनएसएसओ और सीएसओ का विलय जो है वो करके एक जो है वो नया संगठन एनएसओ बनाया गया है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है, अगला बताया जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकलन कौन सी जो है वो आपका संस्था करती है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करती है सीएसओ, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि प्रश्नकाल हेतु आपका जो है विकल्प बी सही था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी जो मानकों के जो स्थान पर अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी कार्यालय था। मई 2019 में आपका जो है वो सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ आपका का गठन किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के जो आकलन का कार्य करती है। सीएसओ की जो है वो आपका स्थापना 2 जो है वो मई 1991 को हुई थी तथा जो है वो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय जो है रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का जो केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। तो एक्ट भी पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा 1934 है। इसका मुख्य कार्य जो है नोटों का जो है वो निर्गमन करना, मौद्रिक जो नीति तैयार करना, साख का नियंत्रण करना और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना एवं वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना है। यहाँ देख सकते हैं प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की संस्तुति पर 1950 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एनएसएस की स्थापना स्पेशली जो है वो भारत सरकार के वित्त जो है वो मंत्रालय में की गई थी। वर्ष 1970 में इसका पुनर्गठन किया गया, जिससे जो है वर्ष 1971 में यह राष्ट्रीय जो है प्रतिदर्श सर्वेक्षण आपका संस्थान के रूप में कार्य करने लगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई जो अनुसंधान शिक्षण एवं जैव सांख्यिकी के अनुप्रयोग और प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रति समर्पित एक अद्वितीय जो है वो संस्था है। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है, तो हास्यमान लागत विधि नहीं होती है। उत्पादन विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, लेकिन आपका जो है वो हास्यमान लागत विधि नहीं होगी, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली डिटेल में सकल जो है वो घरेलू उत्पाद के जो है वो आकलन की 3 विधियाँ हैं। उत्पाद अथवा जो है मूल्य वर्धित विधि, आय विधि हो जाएगी। उसके अलावा व्यय विधि है। प्रत्येक जो है विधि से सकल जो है घरेलू उत्पाद का 100 मूल्य जो है वो आना चाहिए, यानी 1 सा मूल्य आना चाहिए। अगर सकल जो है वो घरेलू उत्पाद का 1 सा मूल्य आना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितना आपका उत्पादन होगा उतनी ही जो है वो कारक आय सृजित होगी। जितनी कारक आय सृजित होगी उतना ही जो है वो अंतिम व्यय होगा। हास्यमान लागत विधि जो है वो आपका राष्ट्रीय आय की गणना की कोई विधि नहीं है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो असंगठित क्षेत्र समस्या है, तो डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय से आपका तात्पर्य जो है वो स्पेशली जो है इसका मीनिंग द्वारा जो है वो पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम जो है वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध जो है मूल्य के योग से होता है। इसमें जो है वो विदेशों से अर्जित जो है वो सुधार भी शामिल होते हैं राष्ट्रीय आय में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतिम वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं। स्पेशल आप देख सकते हैं साधन लागत पर किसी देश के जो नागरिकों द्वारा जो है वो नागरिकों द्वारा एक आपका दिए हुए वित्तीय वर्ष में समस्त स्रोतों से अर्जित जो है वो विशुद्ध आय, जिसमें जो है वो आपका विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है तथा जो है वो भारत में विदेशियों की आय को घटा दिया जाता है। इसके अनुसार देख सकते हैं इसको जो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। भारत में जो है वो राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा मापा जा सकता है। उत्पादन विधि, आय गणना और व्यय विधि हो सकती है। यहाँ देख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी भी जो है यहाँ इसके लिए विश्वसनीय और पर्याप्त आंकड़ों का अभाव है और कई जो है वो स्रोतों जो है कई क्षेत्रों जैसे असंगठित क्षेत्र में अर्जित होने वाली आय की सूचना ही
उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है वो दोहरी आपका गणना, स्व उपभोग तथा जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली, कीमत स्तर में परिवर्तन इत्यादि के कारण भी राष्ट्रीय आय गणना में आपका कठिनाई महसूस होती है। बेरोजगारी और आपका अल्प जो है वो रोजगार, पूंजी का अभाव और जो है मुद्रास्फीति, निम्न जो है वो बचत दर आदि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें किस इस समय आपका भारत की जो है वो राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ष जो आधार जो वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? तो 2011-12 हो रहा है, तो इसको अपडेट हो लीजिएगा एक बार। 2025 में शायद इसको चेंज किया गया है, तो एक बार अपडेट हो लेंगे डियर। यहाँ आपका बताया जा रहा है कि इस जो है वो समय 2015 से भारत की जो राष्ट्रीय आय के अनुमान आपका हेतु 2011-12 आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। आर्थिक सूचकांक बनाते समय मूल्यों की जो तुलना के लिए किसी वर्ष आपका विशेष के मूल्यों को आधार माना जाता है। इस वर्ष जो है वो आपका विशेष को ही आधार वर्ष कहा जाता है और इस आधार वर्ष की जो है वो मूल्यों को 100 मान करके अन्य जो है वर्षों के मूल्यों को परिवर्तित किया जाता है ताकि एक स्तर पर तुलना हो सके। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में जो है वो नई जीडीपी आपका श्रृंखला के आधार वर्ष को जो है वो 2004-5 से निम्नलिखित में से किस आपका वर्ष के लिए स्थानांतरित किया गया, तो 11-12 हो जाएगा। तो मैं मल्टीपल टाइम बोल रही हूँ, एक बार चेक कीजिएगा इसको, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जो है आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ होता है, तो आपका जो है वो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। स्पेशली क्या है कि जिस वर्ष की कीमतों का उपभोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय आय जो है वो लेखांकन में आधार वर्ष की कीमतों का उपयोग जो है वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। साइमन जो है वो कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो है जनक माना जाता है। बाजार कीमत पे जो है वो सकल घरेलू उत्पाद देश की जो है घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी जो है अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो बाजार मूल्य है जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो C+1 प्लस जी प्लस माइनस एक्स माइनस एम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे साधारण जो है वो आपका लागत पे जीडीपी और बाजार कीमतों पे जीडीपी में शुद्ध जो है वो अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होती है। यानी जीडीपी जो है स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, तो जीडीपी माइनस जो है वो आपका एनआईटी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि बाजार मूल्यों पे शुद्ध जो है वो राष्ट्रीय उत्पाद है। अगले ऑप्शन में देख सकते हैं कि बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आपका जो है वो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। बाजार जो है मूल्य पर सकल जो है वो राष्ट्रीय उत्पाद यानी मूल्यह्रास हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बाजार मूल्यों पे शुद्ध जो है राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए जो है वो बाजार मूल्यों पे सकल जो है वो राष्ट्रीय उत्पाद में से जो है मूल्यह्रास को घटाने पर जो प्राप्त होता है, जिसे निम्न में प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। बाजार जो है मूल्य पे शुद्ध राष्ट्रीय आपका उत्पाद बराबर होता है बाजार मूल्य पे आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। तो एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस आपका डिप्रिशिएशन हो जाएगा। स्पेशली मूल्यह्रास बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में लिख दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका किसी दी गई अवधि के लिए एक जो है वो देश की आय राष्ट्रीय आय है, तो आपका नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पे देख सकते हैं कि आपका किसी दी गई अवधि के लिए एक जो देश की राष्ट्रीय आय नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य के बराबर होगी। साधन लागत पर जो है वो निबल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जो एनएनपी जो मार्केट प्राइस पे माइनस कर देंगे निबल जो है वो अप्रत्यक्ष कर को, या आपका जो एनएनपी यानी जो मार्केट प्राइस में से आप जब अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे सब्सिडी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि एनएनपी निकल जाएगा। ये जो है वो फैक्टर प्राइस होता है साधन लागत पे। आगे देख सकते हैं इसमें जो है वो पद राष्ट्रीय आय जो है निरूपित करता है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो स्पेशली जो है इसका
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि बाजार कीमतों पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और आपका अप्रत्यक्ष करों को घटा करके उत्पादन जो है वो आपका जोड़ करके किया जाता है। तो ये स्पेशली क्या था, तो हमारे राष्ट्रीय आय का आंसर जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सी सही हो जाएगा। हम देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आय को बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से आपका मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटा करके और उत्पादन को जो है वो उत्पादनों को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। यानी देख सकते हैं कि आपका जो राष्ट्रीय आय के बारे में है, तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जीएनपी अगर मार्केट प्राइस में से मूल्यह्रास को माइनस करेंगे, अप्रत्यक्ष कर को भी माइनस करेंगे, उत्पादन को आप जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद आपका किसके बराबर होता है। बाजार कीमतों पर जो है राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस उत्पादन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि स्पेशली बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होगा, तो बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस जो है वो सब्सिडी हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, उपदान हो जाएगा। और जबकि जो है वो राष्ट्रीय आपका जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होगा, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस को कर देंगे, मूल्यह्रास उसमें से माइनस कर देंगे, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे, तो ये उत्पादन होगा, याद रखिएगा। उप उपदान लिखे हुए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। इनकी हिंदी भी जो है इन्हीं की तरह है। चलिए आगे देखते हैं। सकल जो है राष्ट्रीय उत्पाद एवं जो है सकल घरेलू उत्पाद का अंतर होता है। तो विदेशों से प्राप्त आपका शुद्ध संपत्ति आय हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सकल जो है राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद का अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध संपत्ति आय के बराबर होती है। इसे इस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये जो है सकल आपका घरेलू उत्पाद प्लस जो है विदेशों से प्राप्त आपका शुद्ध संपत्ति या आय हो जाएगी, तो जीएनपी माइनस जो है वो जीडीपी हो जाएगा। तो विदेशों से प्राप्त आपका शुद्ध संपत्ति या आय हो सकती है, निकाली जा सकती है जीएनपी में से जीडीपी माइनस करके। आगे देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निबल जो है वो राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी एवं जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में से, तो राष्ट्रीय उत्पाद का जो है मूल्य मापन हो जाएगा और भिन्न भिन्न होते हैं। तो ए और डी दोनों सही हो जाएगा, अन्य जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें ऑप्शन ए और डी जो है वो सही है। निबल जो है राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एवं जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी राष्ट्रीय उत्पाद के जो है मूल्य मापन है। तो जीएनपी बराबर जो है जीडीपी प्लस विदेशों से जो है प्राप्त निवल कारक आय से जीएनपी निकाल सकते हैं। और एनएनपी निकालने के लिए क्या होगा तो जीएनपी माइनस जो है घिसावट, साथ ही ये दोनों जो है भिन्न भिन्न हो, जो भिन्न भिन्न हो यानी जो भिन्न भिन्न भी है, और उसके अलावा जो है वो क्या होगा कि और डी जो है वो दोनों सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आपका आय के आकलन के लिए जो है संबंध में कथनों में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो पहला कथन है भारतीय दूतावासों में काम करे विदेशी और भारत के जो है वो समान निवासी, तो क्या होगा, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं भारत में जो है वो अवस्थित डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक, यूएनओ आदि के कार्यालय में कार्य कर रहे विदेशी भारत के जो है समान निवासी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि आपका भारत में विदेशी आपका दूतावासों में काम कर रहे भारतीय भारत के जो है समान निवासी नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। तो आपका जो है वो कथन ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय अर्थात जो है वो आय अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित जो है वो आपका अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य से होता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में भारतीय दूतावास में काम कर रहे विदेशी द्वारा अर्जित आय को भी जो शामिल किया जाता है, क्योंकि भारतीय दूतावासों में आपका जो काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी के तौर पे होते हैं। आगे देख सकते हैं एनएनपी जिसको निवल राष्ट्रीय हम उत्पाद कहते हैं, नेट जो है वो नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसके संतुलन
स्तर के ऊपर सरकारी अधिशेष का जो है वो प्रभाव वास्तविक रूप से उतना ही है जितना कि निवेश में आपका वृद्धि हो जाएगी तो ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा डिटेल में बताया जा रहा है कि एक वर्ष में आपका उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब किसमें से जो है वो हाश आपका निकाल देते हैं तो एनएनपी प्राप्त होता है। यदि राजकोषीय घाटा में कमी हो अर्थात जो है वो आपका सरकारी व्यय कम हो तो पूंजी जो है वो बाजार संसाधनों की उपलब्धता अधिक होगी तथा जो है वो ब्याज दर और आपका जो है वो नीचा रहेगा और फलस्वरूप जो है वो निजी क्षेत्रों के विनियोग में आपका वृद्धि होगी। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे एक वर्ष में किसी आपका देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी जो है वो अंत्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या आपका बाहर क्या कहलाते हैं तो ये स्पेशली सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं सकल जो है वो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो है वो शुद्ध मूल्य के योग से है। इसमें जो है वो आपका देशों से अर्जित आय को भी जो है शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर होते हैं बाजार कीमत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और माइनस करते हैं अप्रत्यक्ष कर को और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि निरपेक्ष तथा जो है वो प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का जो है संकेत नहीं करती है। यदि आपका क्या हो जाएगा तो निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यदि जीएनपी अथवा प्रति व्यक्ति आपका जीएनपी में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और निर्धनता में वृद्धि हो रही है तो इसका तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में धन का जो है संकेंद्रण कुछ लोगों के पास ही हो रहा है। इस अर्थव्यवस्था में उच्च आर्थिक जो है विकास आपका नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें जो है इससे मात्र कुछ लोगों के जीवन में आपका गुणात्मक आपका सुधार होता है जबकि एक बड़ी आबादी में जो है निर्धनता और बेरोजगारी आपका बढ़ती जाती है। आगे देख सकते हैं उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर सकल जो है वो घरेलू उत्पाद के पूर्ण जो है रोजगार स्तर से अधिक हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा यानी आपका जो है वो इन्फ्लेशनरी आपका गैप हो जाएगा। इन्फ्लेशनरी स्पेशली जो है वो मुद्रास्फीति अंतराल कहते हैं। तो इन्फ्लेशन होता है ना तो उसी से जो है वो नरी लगा दिया गया है तो इन्फ्लेशनरी हो जाएगा तो दैट इज़ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी बताया जा रहा है कि जब मांग और आपूर्ति में आपका संतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। वस्तुओं में देख सकते हैं कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अंतराल में जो है वो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के पूर्व रोजगार स्तर से आपका अधिक हो जाती है। आगे देख सकते हैं किसी आपका देश की प्रति व्यक्ति आय आपका प्राप्त की जाती है तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से तो सी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित कुल आय का जो है वो योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में आपका अंतिम वस्तुएं ही शामिल होती है अंतर्वर्ती जो है वस्तुएं नहीं होती है। यदि राष्ट्रीय आय का जनसंख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। अतः जो वो प्रति व्यक्ति आय वह आपका औसत आय है जो व्यक्ति एक वर्ष में प्राप्त करता है। आगे देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय बराबर है कुल राष्ट्रीय आय बराबर आपका जनसंख्या हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि वर्तमान मूल्यों यानी करेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर जो है मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि स्थिर जो है वो मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की आपका वृद्धि दर से ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सी सही हो जाएगा मुद्रास्फीति की आपका वृद्धि दर का तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका मूल्य या कीमतों पे प्रति व्यक्ति आय की जो है वो वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से जो है वो अधिक होने का जो है कारण मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें आपका कीमत आपका स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का जो है मूल्य गिरता है।
अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका व्यक्तित्व प्रयोज्य आय के का बराबर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल जो है वो पर्सनल डिस्पोजल इनकम है, तो दैट इज़ ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी हिंदी वाले वर्ड जो होते हैं वो बहुत ही टफ होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको इंग्लिश जो है प्रोनाउंस भी कर देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं स्पेशली व्यक्तिक जो है वो आय परिवारों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर और विधिक जो है वो शुल्क अर्थदंड इत्यादि है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से आप समझ पाइएगा डियर। व्यक्तिगत आय से जो है वो तात्पर्य किसी आपका देश में सभी व्यक्तियों या परिवारों द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त सभी आय से है। व्यक्तिगत आय में जो है वेतन होते हैं, मजदूरी और रोजगार या स्वरोजगार से प्राप्त आपका निवेश से प्राप्त लाभांश और वितरण, अचल जो है वो संबंधित निवेशों से, किराए की रसीदें और व्यवसायियों से आपका लाभ साझा करने सहित आपका कई जो है वो स्रोतों से मुआवजा शामिल है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले जो है 8 वर्षों के समय के साथ प्रति व्यक्ति आय के साथ-साथ जो है वो कुल उपभोग व्यय में आपका खाद्य पदार्थ का अंश घटता रहा है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। खाद्य व्यय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कम रही है, तो सी सही हो जाएगा। आज़ादी यहाँ देख सकते हैं आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक जो है प्रति व्यक्ति आय में तो बढ़ोतरी हुई है, जबकि आपका कुल उपभोग आपका व्यय में खाद्य पदार्थ का अंश घटता रहा है, क्योंकि खाद्य जो व्यय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि से कम होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे सही बताना है कौन सा सही है। पहला है कि यदि एक आपका देश को इसके प्रति व्यक्ति यानी जीडीपी में व्यक्ति का वृद्धि का अनुभव हो रहा हो, तो उसकी जो जीडीपी आवश्यक रूप से बढ़ रही है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। अगला जो ये बताया जा रहा है कि यदि एक आपका देश ऋणात्मक स्फीति का अनुभव कर रहा है, तो उसकी जीडीपी घट रही है, तो ये आपका सही नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं डियर, बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक देश के कुल जो उत्पादन का एक उपाय है। इसकी गणना के लिए जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में आपका देश की जनसंख्या को भाग दिया जाता है। जीडीपी की वृद्धि से आपका प्रति व्यक्ति आय में भी आपका वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन मुद्रास्फीति से जो है वो उत्पादक जो है वर्ग लाभ होता है। स्पेशली देख सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक स्फीति से उत्पादक वर्ग को हानि होती है, लेकिन उत्पादक वर्ग को एवं जो निश्चित आय एवं ऋण देने वालों को लाभ होता है, यानी विभिन्न आयाम को लाभ होता है, और वह जो है उपभोग बढ़ाकर ऋण को बढ़ाकर जीडीपी का जो है वो जीडीपी की कमी को पूरा कर सकता है, यानी पूरा कर देता है, जिससे ऋणात्मक जो है स्फीति से निर्यात भी बढ़ जाती है और उत्पादन एवं जो है समान आपका रफ्तार जो लगभग बनी रहती है। अतः ऋणात्मक स्फीति से आपका जीडीपी घट रही है का अनुभव निश्चित नहीं है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत के जो है किस राज्य की जो है वो वर्तमान आपको मूल्यों पे नवीनतम आपका प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो आपका बिहार हो जाएगा, लेकिन आप अपडेट हो लीजिएगा, इसको जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण देख लीजिएगा, इंडिया वाला जो है 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण देख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा अभी वर्तमान में कौन है। ये पढ़ने का अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो उस समय के बजट से लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो कारणों में से कौन सा जो है वो कारण भारत के प्रति व्यक्ति जो है वो वास्तविक आय में धीमी आपका बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो जनसंख्या में तेज वृद्धि बिल्कुल रीज़न है। मूल्यों में आपका भारी बढ़त, तो ये भी आपका सही है। आगे देख सकते हैं कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच में जो है वो आपका विकास में धीमी गति, तो ये भी तीनों कथन सही है। विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता जो है ये सही नहीं है, तो 1, 2 एंड थर्ड जो है वो 1, 2, 3 जो है वो सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की धीमी बढ़त के लिए मुख्य जो है वो रूप से उत्तरदायी आपका रहा है जनसंख्या में वृद्धि, कृषि एवं औद्योगिक आपका क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, बेरोजगारी में वृद्धि,
तो ये जो है वो आप याद रखिएगा, ये बजट के लिए इम्पोर्टेंट है। बजट आप 2024 वाला 25 वाला देख लीजिएगा। बजट ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 देखेंगे आप, और 2025 वाला जो है बजट देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट नहीं है डियर, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी देश में आय का जो है पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है, तो प्रगामी व्यय से जो है वो संयुक्त प्रगामी कराधान, तो स्पेशली जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विथ प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो आपका दैट इज़ ये ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं किसी देश में आय का पुनर्वितरण यानी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का जो सर्वोत्तम आपका मार्ग प्रगामी वैसे संयुक्त प्रगामी कराधान है, क्योंकि प्रगतिशील कर के अंतर्गत कर की दर में आय में वृद्धि के साथ साथ आपका वृद्धि होती है। इसे जो प्रकार प्रगतिशील व्यय के जो है वो अंतर्गत इसे जिससे आपका व्यय की आय जितनी कम होती जाती है, आपका सार्वजनिक व्यय में होने वाली लाभ उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्न जो है कारणों से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, तो कीमतों की जो है वो तुलना में मजदूरी कम होना, तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ देख लीजिएगा कीमतों की जो है वो तुलना में मजदूरी कम होने के कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। आगे देखते हैं। सी ऑप्शन में देख सकते हैं राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। खान को किया जाता है, बांध और पशुधन को, मुद्रास्फीति को नहीं करते, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे, राष्ट्र की जो संपदा में खान, पशुधन, बांध और बिजली, कृषि आदि जो शामिल है, तथा आपका मुद्रा पूर्ति शामिल नहीं है। मुद्रा जो है वो पूर्ति से आशय आपका विभिन्न रूपों में उस जो मुद्रा से है जो आपका किसी समय अवधि में विनिमय के लिए उपलब्ध हो। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि जो है वो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभाव्य सकल जो है वो घरेलू उत्पाद से कम हो, तो उस जो स्थिति को क्या कहते हैं, तो मंदी आपका अंतराल कहते हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। डियर बताया जा रहा है कि वास्तविक सकल जो है घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद के स्तर से कम हो, तो उस स्थिति को आपका जो है वो मंदी अंतराल कहते हैं। यानी कहा जाता है मंदी अंतराल तब आपका उत्पन्न होता है जब किसी देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पूर्ण रोजगार पर उसके जो सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है। यहाँ देख सकते हैं मंदी अंतराल तब कम होने लगते हैं जब आपका वास्तविक मजदूरी संतुलन में आ जाती है और मांग की गई जो है वो श्रम की मात्रा आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। आगे देख सकते हैं अगले ऑप्शन में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना सामान्य कीमतों पर विभिन्न वर्षों के उत्पादन के जो है वो मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, तो यही सही नहीं है डियर, तो आपका ये सही हो जाएगा। सारे कथन पढ़ देती हूँ। यहाँ भी बताया जा रहा है कि संभाव्य जो सकल घरेलू उत्पाद वह वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन है जिसका जो है वो उत्पादन अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने की स्थिति में करती है। बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं सांकेतिक जो है वो सकल घरेलू उत्पाद की गणना स्थिर कीमतों पर विभिन्न वर्षों के उत्पादन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखेंगे प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को जो है वो जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अनुपात है, तो सारे कथन सही है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये सही नहीं है। वास्तविक जो है वो सकल घरेलू उत्पाद की गणना आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर आपका की जाती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है वो सही नहीं है और हमसे 35 नंबर प्रश्न में असत्य ही पूछा था, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपका राष्ट्रीय आय को भी मैंने करा दिया है। कृषि क्षेत्र से संबंधित टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।